16 दिसंबर 2024 की शाम लगभग 5 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। उत्तर प्रदेश के आगरा का एक इलाका लगता है टेढ़ी बगिया, और टेढ़ी बगिया का एक क्षेत्र है इस्लाम नगर। दरअसल एक दुकान के अंदर एक अनियंत्रित टेम्पो अचानक से घुस जाता है, और जैसे अंदर जाता है तो उसके बाद एक 9 साल की लड़की होती है, उसके हाथ में चोट लग जाती है। बस इसी बात को देखते हुए कहासुनी शुरू हो जाती है। दरअसल जो टेम्पो है वो इसी बस्ती का है, इसी मोहल्ले का है, जो टेम्पो चालक है वो भी इसी बस्ती में रहता है। अब इस जिसकी दुकान के अंदर टेम्पो गया था, उस व्यक्ति के बेटी की जब चोट लग जाती है तो वो पुलिस को सूचना देता है। कहता है कि साहब, मुझे रोज रोज इन लोगों ने परेशान किया हुआ है, मेरी मदद कर दीजिए। पुलिस आती जरूर है, लेकिन पुलिस मौके पर आकर पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद उसको लगता है कि शायद इतनी बड़ी बात नहीं है, और दोनों पक्षों में समझौता करा दिया जाता है। समझौता हो जाता है इस शर्त पर कि कभी भविष्य में झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन अभी 2 दिन ही बीते थे, यानी कि 18 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त था। दोनों तरफ से पथराव शुरू हो जाता है, और पथराव होता है उसके बाद जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो अपने बेटे के साथ इधर उधर कभी नेताओं के पास जा रहा था, कभी पुलिस के पास जा रहा है, कभी स्थानीय लोगों के पास जा रहा था, यह कहकर कि आप मेरी मदद कर दीजिए, मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, मेरा एक छोटा सा घर है, उस घर पे लोग कब्जा करना चाहते हैं। जब कोई सुन नहीं रहा है तब उस व्यक्ति ने अपना इस घर को, इस जगह को छोड़ने का फैसला कर लिया। यहां से वो निकल जाता है कि दूसरी जगह। कोई नहीं जानता था कि वो गया जरूर है, लेकिन 5 कत्ल हो जाएंगे। जैसे ही 5 कत्ल होते हैं, इसकी गूंज पूरे इंडिया में फैल जाती है। एक तरफ लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक खबर तैरने लगती है कि एक ही घर के 5 लोगों की हत्या हो जाती है। आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार नए साल के जश्न की उस संध्या पर जो 5 कत्ल की इबारत लिखी जा रही थी, उसके पीछे की वजह क्या है। और जैसे ही नए साल का जश्न मनाया जा रहा था, अगले दिन यानी कि 1 जनवरी 2025 को वो कत्ल की सूचना किस लिए पहुंचती है, और आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या होती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ का एक थाना लगता है नाका थाना। दरअसल नाका थाना क्षेत्र का चार बाग रेलवे स्टेशन के ठीक सामने एक होटल है, जिसका नाम है शरणजीत होटल। उसके कमरा नंबर 109 से एक लड़का, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास रही होगी, वो निकलता है और सीधा थाने पहुंचता है। थाने जाने के बाद अभी ना यहाँ पर अधिकारी ठीक से आए हैं, ना ही पुलिस वाले अभी ठीक से, क्योंकि रात भर ड्यूटी की हुई है, समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि ज्यादातर लोग अभी सुबह जल्दी से उठे भी नहीं है। रात भर जो नए साल का जश्न मनाया था, सबके सब आराम से इत्मीनान से सोए हुए थे। लेकिन इसी बीच में एक लड़का जब थाने जाता है, जाकर सूचना देता है कि फला होटल के फला नंबर में 5 लाशें पड़ी हुई हैं। तो पुलिस वालों को उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जिस तरह की बातें कर रहा है, जैसे वो मजाक कर रहा है। उसको पूछा जाता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। वो कहता है कि शरणजीत होटल के कमरा नंबर 109 के अंदर 5 लाश पड़ी हुई हैं, आपको जाकर देखना चाहिए। पुलिस इस सूचना को बहुत गंभीरता से लेती है। पुलिस जब सूचना मिलने के बाद सीधा उस होटल में पहुंचती है। रूम नंबर 109 की तरफ जब रुख किया जाता है तो वाकई सचमुच वहां पर 1 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। 5 लाशें एक ही कमरे के अंदर, एक ही जगह पर जब देखी जाती हैं, चारों तरफ ब्लड फैला हुआ है। बस पुलिस की सांसें वहीं की अटकी रह जाती हैं। थोड़ी देर में ये सूचना उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाती है। अब एसीपी हो, डीसीपी हो, एसएचओ हो, भारी पुलिस बल, फोरेंसिक टीम, तमाम अधिकारी वहां पर पहुंच जाते हैं ये पड़ताल करने के लिए कि आखिरकार माजरा क्या है। दरअसल जैसे ही 5 लाशों की सूचना मिलती है तो पता चलता है कि किसी का तो गला दबाया गया है, और किसी के हाथ की जो कलाई थी उसे किसी धारदार चीज से काट दिया गया है। सबके सब मर जाते हैं, कि 5 मर जाते हैं। अब इस कहानी के बारे में जब जानने की कोशिश कर रहे थे तो पता चलता है कि ये जो परिवार है वो उत्तर प्रदेश के आगरा का एक इलाका है, थाना ट्रांस यमुना, और ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र का इलाका लगता है टेढ़ी बगिया। वहीं का मोहल्ला है, बस्ती है इस्लाम नगर। दरअसल ये वहां के रहने वाले हैं। जिस परिवार की जो मुखिया हैं, जिनका नाम मोहम्मद बदर उर्फ बदरुद्दीन, जिनकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास रही होगी। उनकी पत्नी है जिनका नाम आसमा है, जिनकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास है। सबसे बड़ा बेटा है जिसका नाम अरशद है, जिसकी उम्र 24 साल के आसपास है। और इसके बाद उनकी बेटी है जो सबसे बड़ी है, जिसका नाम अलीशा है, उम्र 19 साल। दूसरे नंबर की बेटी रहीमन, जिसकी उम्र 18 साल। तीसरे नंबर की बेटी अक्षा, जिसकी उम्र 16 साल। और चौथे नंबर की बेटी आलिया, जिसकी उम्र 9 साल। ये जो महिलाएं हैं इस घर की, यानी कि 4 बेटियां और पत्नी, उनकी लाशें पड़ी हुई हैं। बेटा मौके पर ही था, जिसने बताया जाता है, दावा किया जा रहा है कि नाका थाने में जाकर वही सूचना देता है। लेकिन जो घर का मुखिया है, जिसका नाम मोहम्मद बदर उर्फ बदरुद्दीन है, वो कहां है, उसके बारे में पूछा जाता है तो पता चलता है कि वो चारबाग रेलवे स्टेशन की तरफ गया है। अब यहां से कहां गया है, ऐसा दावा किया जाने लगता है कि वो भी अपनी जान देने के लिए गया है। जान क्यों देना चाहता है, और वो लड़का आखिरकार वजह क्या है। जब लड़के की बात पूछी जाती है तो कहता है कि ये सब कत्ल मैंने ही किए हैं, और पिता इसमें शामिल थे। इनकी पिता ने और बेटे ने, दोनों ने मिलकर 5 कत्ल कर देते हैं, 4 बहनों का और एक उनकी मां का।
अब इस बारे में पूछा जाता है तो दरअसल मोहम्मद बदर उर्फ बदरुद्दीन जो होता है वो और उसका बेटा ये आगरा में रहते हैं और आगरा में रहने के बाद फेरी का काम करते थे, कपड़े की फेरी लगाते थे, उसी से परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। लेकिन जब मीडिया वाले आगरा के उसी इलाके में इस्लाम नगर पहुंच जाते हैं और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार तुम्हारे मोहल्ले के रहने वाले मोहम्मद बदर और उसका बेटा अरशद इन्होंने 5 कत्ल कर दिए हैं, क्या वजह है, तो स्थानीय लोगों का ये दावा शुरू हो जाता है, मीडिया में उनके बयान आने लगते हैं कि दोनों ही बाप बेटे झगड़ालू किस्म के थे, किसी ना किसी से झगड़ा करते ही रहते थे और इसी झगड़े की वजह से ही वो 5 कत्ल कर देंगे, इस बात का यकीन नहीं हो रहा था। इससे पहले कि लोगों की बात लोगों तक पहुंचती, इससे पहले कि इनकी बातें दुनिया के लोग समझ पाते, तभी एक सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है और वीडियो होता है इस मोहम्मद बदर के बेटे का जो सूचना थाने में दिखाया था। दरअसल वो कहता है कि हमारे पास एक छोटा सा घर है और उस घर पे बस्ती के लोग कब्जा करना चाहते हैं और हमने उस अपने घर को बचाने के लिए तमाम कोशिशें की, स्थानीय लोगों से मदद मांगी, पुलिस से मदद मांगी, कोई सुनने को तैयार नहीं था। जब हमने देखा चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं तो यहां से निकल आते हैं और निकलने के बाद वो इस ठंड में जगह जगह सड़क पर सोने को मजबूर हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो किस तरह की परेशानी उठा रहे होंगे आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। स्थानीय लोग कितने बदमाश किस्म के हैं, वो नकली नोटों का कारोबार भी करते हैं, वो तमाम जो भी अपराध होते हैं वो सारे अपराधों में संलिप्त हैं, इसलिए उन्होंने किसी न किसी रूप से हम लोगों पर प्रेशर बनाया और हम लोगों को वो जेल भेजना चाहते थे। यदि हम लोगों को यानी कि बाप और बेटे को वो जेल भेज देते हैं तो जो उसकी चारों बहनें हैं उन चारों बहनों से वो गंदा काम कराएंगे, उनको किसी न किसी जगह पर बेच देंगे, वो गंदा काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए सोचा कि यहां से निकलते हैं। जब स्थानीय यानी कि आगरा से वो निकलते हैं तो ये कह के जाते हैं कि हम लोग अजमेर शरीफ जा रहे हैं और अजमेर शरीफ जाते हैं या नहीं जाते हैं ये तो खैर इसकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन 30 दिसंबर 2024 को वो लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र के एक होटल जो शरणजीत लगता है उसके रूम नंबर 109 में रुकते हैं। 30 तारीख को रुकते हैं। उसके बाद फिर अगला दिन आता है यानी कि 31 दिसंबर 2024 आता है और 31 दिसंबर दिन भर तो ठीक ठाक था, लेकिन जब शाम का वक्त होता है तो शाम के वक्त उन्होंने बाहर से खाना मंगाया, खाने के साथ साथ शराब भी मंगाई जाती है, ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में आता है। और जो लड़कियां हैं और माँ है उसको भी शराब पिलाई जाती है। शराब पिलाने के बाद किसी के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया जाता है तो किसी को वैसे शांत कर दिया जाता है। अब इनको मारना था, इनका कत्ल करना था, तो जो चीख ना सकें, चिल्ला ना सकें, इसलिए उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया जाता है और किसी का गला दबाया जाता है तो किसी के हाथ की कलाई काट दी जाती है, ताकि ब्लड भारी मात्रा में अगर बह जाएगा तो जाहिर सी बात है वो मर जाएंगे। जब दिन निकलता है, दिन निकलने के बाद मोहम्मद बदर तो रेलवे स्टेशन की तरफ चला जाता है, ये कहते हुए कि मैं अपनी जान देने के लिए जा रहा हूं, और बेटा भी शायद वो भी अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था, ये जान देना चाहता था, लेकिन वो शायद अपनी इतनी हिम्मत जुटा नहीं पाया, इसलिए सीधा पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन और पूरी कहानी जाकर बयां करता है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करता है कि जिस तरह से आप कार्रवाई कर रहे हैं आप ऐसे ही कार्रवाई करिए, और जो जमीन का टुकड़ा है जिस पर झगड़े की संभावना बनी हुई है, जिस पर कब्जे की बात बनी हुई है, उसे हम मंदिर की ट्रस्ट को देना चाहते हैं, उस पर मंदिर बना दिया जाए और हमारे ये जो भी दुख तकलीफ है इसको दूर किया जाए। जो भी हमें परेशान कर रहे थे, हमारे घर वालों को परेशान कर रहे थे, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। वो ये भी दावा करता है कि जब हमने धर्म परिवर्तन की बात की, यानी कि मुसलमान से हिंदू बनने की बात की, तो स्थानीय लोगों को इस तरह से गुस्सा आता है, इस तरह से तकलीफ होती है कि उन्होंने बस परेशान करना शुरू कर दिया और स्थानीय लोगों की परेशानी से बचने के लिए ही उन्होंने इस कदम को उठाने के लिए मजबूर हुए हैं। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। साथ ही उस लड़के ने जो वीडियो में कुछ लोगों के नाम लिए थे, जिसमें रानू, आफ्ताब, अहमद, अजहर, सलीम ड्राइवर और आरिफ, ऐसे कई नाम लिए थे, उन्होंने कहा कि ये सबसे ज्यादा परेशान कर रहे थे। बाकी जो आसपास के लोग हैं वो एक ही कम्युनिटी से, एक ही समुदाय से, एक ही जाति से बिलोंग करते हैं और इसलिए एक जैसे होने की वजह से इन लोगों को समझते हैं कि ये तो बांग्लादेशी हैं और बांग्लादेशी कहकर उनके घर पर कब्जा करना चाहते हैं। उस लड़के ने यह भी दावा किया कि हम मूलतः रहने वाले बदायूं के हैं, बदायूं में उसकी ताई रहती है, यदि ताई से जाकर बातचीत करोगे तो हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं कि हम भारतीय ही हैं, लेकिन हमें जानबूझकर हमें ऐसा ट्रीट किया जा रहा था जैसे हम बांग्लादेशी हों, और हम यहां से जब चले जाएंगे तो हमारा घर बचेगा और घर पर ये लोग, स्थानीय लोग कब्जा कर लेंगे। उस लड़के ने योगी सरकार से अपील की है, इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की बात की है। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है, ये देखने के लिए कि आखिरकार इस मामले की असली वजह क्या है। हालांकि उस लड़के ने यह भी स्वीकार कर लिया है कि उसने अपने पिता के साथ मिलकर अपनी 4 बहनों और मां का कत्ल कर दिया है, और इसकी सजा तो खैर उसको मिलेगी ही, लेकिन उसको इस बात पर, ऐसा करने पर किसने मजबूर किया है, पुलिस को इसकी भी जांच करनी चाहिए। साथ ही पुलिस को यह भी जांच करनी चाहिए कि आगरा की उस पुलिस ने आखिरकार उस सूचना को, जो प्रथम सूचना मिलती है 16 दिसंबर 2024 की शाम 5 बजे के आसपास, उसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया। 18 दिसंबर 2024 की सुबह जो 8 बजे सूचना मिलती है, उस खबर को इतनी गंभीरता से क्यों नहीं लिया। वो कौन नेता थे जिनके पास जाकर वो अपने परिवार के रहम की भीख मांग रहे थे, बचाने की अपील कर रहे थे, आखिरकार उन्होंने मदद क्यों नहीं की।
इस मामले की प्रत्यक्ष जांच होनी चाहिए, एक एक पहलू की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस तरह की सोशल मीडिया पर एक तरह की आवाज उठ रही है और इस 5 कत्ल की सूचना से पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोग सन्न रह गए हैं, सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि एक तरफ तो लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, दूसरी तरफ लखनऊ से 5 लोगों की कत्ल की सूचना मिलती है तो वाकई कोई भी हिल सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते बिहार के रहने वाले पप्पू यादव हैं, साथ ही प्रदीप यादव हैं, रीवा से अभिषेक हैं, नूरी मलिक, संतोष, सोनू की बेटी हैं तन्नी का इनका जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें अमरोहा से सिकंदर गुज्जर, अयोध्या से गंगा सिंह, रिहान खान, आकाश पासी जौनपुर से, हरपाल सिंह, अब्दुल हमीद खान महाराजगंज से, नबी हसन मुंबई से, अनुज गौतम खुर्जा से, मोहम्मद हाशिम मुंबई से, रफीक अहमद यूपी से, देव प्रकाश चौधरी मध्य प्रदेश से, लालू यादव बिहार से, सुंदरलाल अहिरवाल छतरपुर से, मुन्ना सैफी रामपुर से, नरेंद्र बिश्नोई पंजाब से, मोहम्मद फरहान बाराबंकी से। वैसे जाते जाते आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोगों ने जो नए साल को लेकर बहुत सारे सपने बुने होंगे, आपके वो सारे सपने पूरे हों और एक कुछ पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए, कुछ आगे बेहतरीन करना चाहिए। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।